हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? डिमांड एंड रिकवरी। क्या ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एकदम एक एक वर्ड इसका इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें काफ़ी है इस चैप्टर के अंदर, वो सारे नोट्स में यहाँ पे। मैं चैप्टर ही वैसे पढ़ाता हूँ हमेशा। ठीक है ना। मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि बहुत लोग होते होंगे कि जिनके पास, स्पेशली जैसे कि जॉब वाले लोग हैं या और भी, ठीक है, जिन्होंने कभी क्लासेस ही नहीं ली है, कोचिंग नहीं ली है, तो खाली एक रिवीजन वीडियो अगर आप करते हो, सिर्फ प्रोविजन पढ़ लिया, रिवीजन वीडियो कर लिया, उतने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है ना। अगर आपने कभी भी क्लास नहीं ली है, ठीक है ना, और आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालो। मैं हमेशा ये की बात करता हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन या स्टडी मेट के जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन हैं, एटलीस्ट आपको टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चन आप अगर बनाते हो चैप्टर वाइज, तो यही वजह है कि मैं यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन बनवाता हूँ। ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से अगर आप मेरे साथ यहाँ पे पढ़ाई करते हो तो आपके बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है आईडीटी के अंदर। तो चलिए बात करते हैं हम। शुरुआत करने से पहले डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर। तो दोस्तों एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो भी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैंने बहुत वीडियो डाल दिए हैं और सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे कि यार काम कर रहा हूँ तो आप लोगों का बेनिफिट। हाँ, एक मोटिवेशन तो पक्का मिल रहा है कि जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उन वीडियोज पर ढेर सारे कमेंट आते हैं, थैंक यू, के स्पेशली सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल में बहुत लोग पास हुए हैं और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है काम को, तो थैंक यू। और अब ऐसे ही हमें आईडीटी में भी करना है, और आईडीटी में कस्टम का पूरा मैराथन में डाल चुका हूं, अब आईडीटी का मैराथन भी डालूंगा मैं। ठीक है ना। और उससे पहले चैप्टर वाइज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिमांड एंड रिकवरी। रजिस्ट्रेशन चैप्टर लग चुका है, एक बार देख लेना। ओके। रजिस्ट्रेशन चैप्टर का अगर बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, तो स्टडी मेट में देखो आप, उसको बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। लेकिन अगर, ठीक है ना, छोटा क्वेश्चन आया तो एमसीक्यू तो यूं बन जाएगा आपका। एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं डिमांड एंड रिकवरी, जिसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। ये डिमांड एंड रिकवरी है क्या, क्या नहीं है, इन सब बातों में नहीं घुसेंगे। मेनली चीज क्या है कि एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, और प्लस में हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है ना। और स्पेशली स्टडी मेट के क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। और वो सब चीजें वो मैं डिस्कस करने वाला हूं, टू द पॉइंट। डिमांड एंड रिकवरी के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको एज इट इज रटनी है, ठीक है ना, प्रोविजन एग्जाम में लिखने पड़ते हैं, तो ये है पहली चीज। ये क्या है? सेक्शन 73 और सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ये एज इट इज रट लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नोट पेड। अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स पे नहीं करता है, या शॉर्ट पेड या शॉर्ट पे करता है, या रिफंड होता है एरोन्यूसली, ठीक है ना, एंड आईटी रोंगली अवेल्ड है या यूटिलाइज है, ये चार चीजें में, ये चार केस में, तो इसके यहाँ अगर ये चार काम हो रहे हैं, ये चार में से कोई भी चीज हो रही है, तो दो बातें, या तो सेक्शन 73 में आएगा बंदा, या सेक्शन 74 में आएगा। सेक्शन 73 में कब फॉल करेगा? रीजन अगर है क्या, अदर देन, अगर इनके अलावा, इन तीन चीजों को छोड़ दो, अगर इसके अलावा कोई भी रीजन है तो सेक्शन 73 लग जाएगा। क्या? फ्रॉड के अलावा, विलफुल मिस स्टेटमेंट या सुप्रेशन ऑफ फैक्ट के अलावा, अगर ये तीन चीजों को छोड़ दें, कोई और रीजन है, ठीक है ना, तो फिर सेक्शन 73 में आ जाएगा। लेकिन अगर ये तीन चीज है, ये तीन रीजन की वजह से है, हो रहा है, मतलब टैक्स पेमेंट कम किया है, या टैक्स पे नहीं किया है, या फिर रिफंडेड वाला पॉइंट, ये सब बात है ना? तो अगर ये तीन रीजन है, ठीक है ना, तो फिर सेक्शन 74 में फॉल करेगा। अगर सेक्शन 73 में फॉल करता है, ठीक है ना, तो सबसे पहला आता है शो कॉज नोटिस की बात, और उसके बाद आता है ऑर्डर की बात, और फिर बात करेंगे पेनल्टी की। ठीक है ना। तो अगर रीजन इन तीन चीजों को छोड़कर कोई भी और रीजन रहा है, ठीक है ना, क्या काम करने का? ये चार काम करने का। टैक्स पे नहीं कर पाया बंदा, शॉर्ट पे कर पाया, या ये अगर ये चीजें हो पाई हैं, और रीजन क्या रहा है, वो कह रहा है सामने वाला बंदा कि भाई मैंने फ्रॉड तो नहीं है ना, देख लो, विलफुल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, सुप्रेशन ऑफ फैक्ट तो नहीं है, मैंने कुछ छुपाया थोड़ी है, इसके अलावा अगर कोई रीजन है, तो फिर हम क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है। तो क्या है? टाइम लिमिट टू इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस आएगा वो कब आएगा? टाइम लिमिट क्या है उसकी? टाइम लिमिट टू शो कॉज ऑफ नोटिस एटलीस्ट 3 मंथ प्रायर टू टाइम लिमिट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का जो टाइम लिमिट है, ठीक है ना, जब ऑर्डर आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, ऑर्डर से पहले 3 महीने पहले, है ना, बिफोर प्रायर टू टाइम लिमिट ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डर, एटलीस्ट 3 मंथ। यही एटलीस्ट 3 मंथ यहाँ पे एटलीस्ट 6 मंथ हो जाता है टाइम लिमिट ऑफ ऑर्डर। ठीक है ना, साथ साथ में हम करते चलेंगे।
यहाँ पे ऑर्डर का टाइम बता रखा है 3 साल है, कब से है ये भी ध्यान रखना। एनुअल रिटर्न फाइल होती है 31 दिसंबर को, ठीक है ना, ओके, उसकी ड्यू डेट होती है, वहां से लेके 3 साल देख लेना जो भी फाइनेंशियल ईयर है जिसमें ये चीज हुई है, और यहाँ पर यही 3 साल 5 साल बन जाता है इस तरीके से। तो ये याद होना चाहिए आपको। एक इसके अलावा 73 में अगर फॉल करता है तो पेनल्टी क्या है, और सेक्शन 74 में करता है तो पेनल्टी क्या है। अगर टैक्स पे किया है, इफ टैक्स पेड, ठीक है ना, क्या बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, मतलब डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया पर टैक्स पे कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं। लेकिन ठीक है ना, अगर नोटिस इशू कर दिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से और उसके विद इन 30 डेज, ठीक है ना, टैक्स पे कर दिया गया है तो भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर कोई किसी केस में फॉल करते हैं तो जो भी टैक्स है उसका 10% और 10,000 विच एवरेज हायर की पेनल्टी रहेगी। सेक्शन 74 की पेनल्टी क्या है, मैं क्यों बोलता हूं कि ये चीज आपको रट्टा लगानी है, एज इट इज लिखनी है, उसके पीछे रीजन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के ऊपर एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें लिखने पड़ते हैं। कोई भी कहानी बना रखी हो उन्होंने, लेकिन सेक्शन 73 और 4 लिखना है पूरा का पूरा, यहां तक का जो मैंने अभी तक आपको बता रहा हूं। अमाउंट ऑफ पेनल्टी, अगर टैक्स पे किया है तो इसमें 4 केस हैं, देखो, ठीक है ना, कैसे कैसे। अगर बिफोर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस टैक्स पे कर दिया गया है सेक्शन 74 के अंदर, अगर आप फॉल कर रहे हो तो टैक्स का 15% आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और शो कॉज नोटिस के विद इन 30 डेज है तो 25% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लग जाएगी, और ऑर्डर के विद इन 30 डेज है, याद रखना, विद इन 30 डेज शो कॉज नोटिस और यहाँ ऑर्डर है तो 50% टैक्स का जो अमाउंट रहेगा वो पेनल्टी रहेगी। अदरवाइज 100% जो टैक्स का अमाउंट रहेगा वो आपके एज ए पेनल्टी यहाँ पे लगने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना है। दूसरा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है, अगर कभी भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में आ जाता है इसी चैप्टर से सेल्फ एसेस टैक्स, ठीक है, सेल्फ एसेस टैक्स का अगर पॉइंट है, ठीक है, तो अमाउंट कलेक्टेड ऑफ टैक्स, अमाउंट कलेक्ट कर लिया गया टैक्स का बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, जिस भी मंथ की बात हो रही है उसकी ड्यू डेट देख लेना। अगर उसके विद इन ड्यू डेट से लेके विद इन 30 डेज अगर ऐसा नहीं हुआ है तो पेनल्टी लग जाएगी, जो ऊपर अभी बताया था 73 के अंदर। अदरवाइज केस के अंदर पेनल्टी जो लगती है वही यहाँ पे लगेगी, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवरेज हायर, ये हमने ऊपर अभी अभी पढ़ा है, ये वाली चीज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यही है, ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए इतना अच्छे से बना रखा है मैंने। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम। क्या है इसके अंदर, पॉइंट पढ़ लेते हैं, पार्ट में पॉइंट आ सकता है ए या बी, टैक्स होगा या इंटरेस्ट होगा या पेनल्टी होगा, इन ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड अमाउंट इन शो केस नोटिस, यानी कि जब डिपार्टमेंट ने शो केस नोटिस इशू किया गया है तो उसमें जो टैक्स का अमाउंट रहा है, इंटरेस्ट का अमाउंट रहा है या पेनल्टी का अमाउंट रहा है वो ऑर्डर के अंदर ज्यादा नहीं हो सकता। ऑर्डर इन ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला गया है, इंटरेस्ट इज मैंडेटरी इवन नॉट मेंशन इन ऑर्डर, मान लो ऑर्डर में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बात बोली गई है तो भी इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जा सकता है क्योंकि इंटरेस्ट कंपलसरी है, ये पॉइंट याद होना चाहिए। और एक ये क्वेश्चन, इसके ऊपर एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। सेक्शन 76 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर जितने भी मैंने सेक्शन बताए गए हैं ये एक एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे गए इसलिए बात की गई। फिर हम बात करेंगे स्टडी मेट के क्वेश्चंस, डोंट वेरी। सेक्शन 76 की बात की गई है, टैक्स कलेक्ट होगा बट नॉट डिपोजिटेड, टैक्स कलेक्ट कर लिया है बंदे ने पर डिपोजिट नहीं किया गया, तो ये ना भाई ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा एज इट इज करना है आपको प्रोविजन के तौर पर। एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड एनी अमाउंट नेमिंग टैक्स सेल पे अमाउंट टू द गवर्नमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ सप्लायर फॉर सच अमाउंट इज टैक्सेबल और नॉट, ठीक है ना भाई, मान लो टैक्सेबल नहीं भी हो पर आपने, ठीक है ना, वो सप्लाई जो आपने की है उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर लिया है, टैक्सेबल थी नहीं थी अब मैटर नहीं करता, आपके पास पैसा आप सरकार को दो, अपने पास नहीं रख सकते, बात खत्म। इफ नॉट पेड, अगर सरकार को नहीं दिया तो पीओ इशू, ठीक है ना, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एक्सेट्रा, और इंटरेस्ट का रेट 18% होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन टू द डेट ऑफ पेमेंट टू द गवर्नमेंट, जब आपने कलेक्ट किया वहां से लेके गवर्नमेंट को जब तक पे किया गया है। आगे बात करते हैं और यहां पर आ जाते हैं, यहाँ कुछ बातें लिख रखी हैं, ये केस बता रखे हैं। इफ ट्रांजैक्शन टैक्सेबल टैक्स, ठीक है ना, कलेक्टेड बट नॉट पेड, अगर जो ट्रांजैक्शन वो टैक्सेबल है तो कब से रहेगा, फ्रॉम ड्यू डेट से रहेगा इंटरेस्ट, और अगर टैक्सेबल नहीं है तो फ्रॉम डेट ऑफ कलेक्शन, ये वाला तो हमने ऊपर पढ़ लिया है। सेक्शन 77 छोटा सेक्शन है और 8B, ये दोनों का रट्टा लगा लेना दोस्तों, एज इट इज देख लेते एक बार। सेक्शन 77 डिस्कस कर लेता हूँ। टैक्स रोंगली कलेक्ट, गलती से कलेक्ट कर लिया है, पे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पे भी कर दिया, जैसे कि एक टैक्सेबल पर्सन है,
उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी दे दिया सरकार को, ये मानते हुए कि जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट है, बट बाद में पता लगा वो इंटर स्टेट है। यानी उसने तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दे दिया और देना चाहिए था आईजीएसटी। देन तब क्या होगा, अब वो क्या करेगा, आईजीएसटी पे कर देगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी रिफंड हो जाएगा उसका। और अगर उल्टा केस है, ठीक है, तो वाइस वर्सा, मतलब कोई इंटरेस्ट इस तरीके की चीज पे नहीं लिया जाएगा, डोंट वेरी। सेक्शन 78 क्या कहता है, इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर इनिशिएट कब करेगा, रिकवरी प्रोसीडिंग कब चलाएगा, कोई भी टैक्सेबल पर्सन सेल पे अमाउंट विद इन 3 मंथ फ्रॉम द ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अंदर अमाउंट पे कर देगा। नहीं किया है तो प्रॉपर ऑफिसर रिकवरी प्रोसीडिंग चला देगा। ये बात यहाँ पे लिखी गई है, ये एज इट इज याद करने होते हैं क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोविजन होगा। और इवन जब हम आंसर देते हैं स्टेप वाइज तो वहां पर भी एक अच्छी लैंग्वेज तो हमें लिखनी चाहिए। और स्पेशली वे लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं रही है, आई वॉज वन ऑफ देम, ठीक है ना, इवन आज भी बहुत सारे वर्डिंग ऐसे होती हैं जो मुझे प्रोनाउंस करने में तक भी दिक्कत आती है। ईमानदारी से बात करूं अगर मैं सच्ची बताऊं तो आपको, क्यों, क्योंकि भाई हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं, है ना, तो अब बहुत इतना, अब कम से कम कितने साल हो गए सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ी है, हिंदी पढ़ी भी नहीं है, तब भी मतलब देयर आर सर्टेन वर्ड्स, ठीक है ना, जो हमें पढ़ने तक नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं दोस्तों एक बात जरूर कहूंगा कि आपको जरूर लर्न करने की आपके अंदर कैपेसिटी और जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करो। सेक्शन 79 एग्जाम में आता है एज इट इज। सेक्शन 79 में बता रखा है रिकवरी ऑफ टैक्स, यानी जब डिपार्टमेंट रिकवरी करता है टैक्स की तो कौन कौन से मेथड, कौन कौन से मोड होते हैं जिससे कि टैक्स रिकवर कर सकता है। सबसे पहला, ठीक है ना, अगर गवर्नमेंट के पास आपका कोई भी पैसा है तो वो टैक्स अथॉरिटी के पास कोई भी अमाउंट है तो वहीं से उसी से पैसा काट लेगा। आपका जो भी गुड्स है, डिफॉल्टर का जो भी गुड्स है, ठीक है ना, उस गुड्स को बेच के पैसे ले सकता है। आपकी प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी रही है डिफॉल्टर की, उसको बेच सकता है, उससे पैसे ले सकता है। कोई थर्ड पर्सन जिससे आपको पैसे लेने थे उससे रिकवर कर सकता है डायरेक्टली कि भाई हमें दे देना, उसको मत पे करना। कंपनी के केस में लिक्विडेशन के टाइम पर रिकवर हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीजीएसटी एरियर कैन बी रिकवर्ड एज एन एरियर ऑफ एसजीएसटी एंड वाइस वर्सा थ्रू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, जिस भी शहर में आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसका जो कलेक्टर है जो डिस्ट्रिक्ट का, उसके थ्रू भी आपसे रिकवरी की जा सकती है। इतना तक याद कर लो, काफी है। सेक्शन 81 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अमाउंट बिकम ड्यू। आप अब कोई भी टैक्स का अमाउंट किसी बंदे के ऊपर ड्यू हो गया है और ड्यू होने के बाद उस बंदे ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ताकि किसी तरीके का प्रॉपर्टी पे चार्ज ना बने, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से। तो डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, क्रिएट चार्ज क्रिएट कर दिया, पार्ट विद प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ, या तो सेल कर दिए, मोर्टगेज कर दिए, एक्सचेंज या अदरवाइज। वो वॉइड है, वो माना ही नहीं जाएगा, वो ट्रांसफर किसी काम का नहीं है। यहाँ पे वॉइड है इफ डन टू डिफ्रॉड द गवर्नमेंट रेवेन्यू, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड किया जा सके, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कम किया जा सके। आगे कहता है लेकिन यही चीज वैलिड भी हो सकती है, लेकिन वैलिड तभी होगी अगर ये बातें होंगी। तो क्या मतलब, ऐसा ट्रांसफर जो है एडुकेट कंसिडरेशन के बदले में हुआ है, गुड फेथ में हुआ है, ठीक है ना, नो नोटिस ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग, ठीक है ना, कोई नोटिस वगैरह पेंडिंग नहीं है, प्रीवियस परमिशन, और परमिशन भी ले ली गई है प्रॉपर ऑफिसर से पहले ही, तब ये सारे काम करने के बाद तब हुआ है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं दोस्तों, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के, स्टडी मेट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ बातें बोली गई हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। सबसे पहले ब्रीफली डिस्कस मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स, ये मैंने ऊपर ही कराया आपको। मोड या मेथड कौन कौन से हैं ये लो दोस्तों, ये लिख देना। सेक्शन 79 मिल गया नंबर, पूरा काम खत्म। चलिए ये भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे इसके बाद। एनलिस्ट द सर्कमस्टांसेस फॉर विच ए शोकेस नोटिस कैन बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन 73 एंड स्पेसिफाई द टाइम लिमिट टू इशू द शोकेस नोटिस। ये जो भी इसने बातें बोली हैं, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख रखा है पूरा सेक्शन 73 लिखना और कुछ नहीं करना आपको। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे अब हम, ठीक है ना। सुभारती एंटरप्राइज कलेक्ट जीएसटी, ठीक है ना, ऑन गुड्स supplied by it from the customer on behalf that said supply is taxable. However, later it is discovered that goods supplied by is exempt. ठीक है ना, ओके। चलिए बाकी की कहानी दे रखी है इसने। अकाउंटेंट ऑफ सुभारती एंटरप्राइज एडवाइज्ड इट, ठीक है ना, दैट द अमाउंट मिस्टेकली कलेक्टेड बाय द इतने टैक्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट
अप्रोच यू जो भी है, ठीक है ना, ये बातें यहाँ पे कहानी दी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पे बात की गई है और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या लिखना है हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने 76 अभी पढ़ा था, उसकी बातें लिखनी है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड फ्रॉम एनी अदर पर्सन एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द टैक्स, यानी टैक्स कलेक्ट कर लेता है पर गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, ठीक है ना, तो भाई भले ही वो टैक्सेबल था या नहीं थी वो सप्लाई, उसे करना ही पड़ेगा। प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, नोटिस इशू कर सकता है, ठीक है ना, ओके, इस तरीके की चीज कर सकता है। प्रॉपर ऑफिसर शेल डिटरमाइन अमाउंट ड्यू, क्या पैसे उसको देने हैं विद इंटरेस्ट, वो प्रोफेसर डिसाइड करेगा। इंटरेस्ट भी लगेगा उसके ऊपर, कब से कब तक लगेगा, ये सब बातें हमने वहां पे पढ़ी है दोस्तों। तो ये सब चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा पर काम चल जाएगा, अपने को तो काम चलाना है, तो आपके पास स्टडी मेट होगा ही। अनंत एंड कंपनी सेल्फ असेस की बात की गई है। तो सेल्फ असेस टैक्स क्या होता है मैंने आपको बताया था। एनी परसेंट अमाउंट इज कलेक्टेड बट डो नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी की पूरी कहानी बनाई गई है और आगे पूछ रहा है कि डिपार्टमेंट स्टैंड कर रहा है, जो इसके ऊपर पेनल्टी भी मैंने आपको बता दी थी 10% ऑफ टैक्स और इतने, ये सब बात है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अनंत एंड कंपनी सेल्फ असेस its CGST liability 90,000 for the month of April, but failed to make the payment. Subsequently, the department initiate penal provision against the Anand and Company for recovery of penalty under Section 73 for failure to the GST. Issued the show cause notice कब किया गया, इतने इतने इतने, ठीक है ना, ओके। रिसीव कब हुआ उसको नोटिस वगैरह के बारे में बात की गई है। अनंत एंड कंपनी डिपोजिट द टैक्स ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद द इंटरेस्ट 25 of August. Inform the deposit same department in contending that he is liable to pay the penalty इतने, ठीक है ना, ओके। अब इसके बारे में बताना है कि डिपार्टमेंट करेक्ट है या नहीं है। चलिए आ जाते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एग्जैक्ट आंसर आपको क्या लिखना चाहिए, चलिए बात कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ड्यू डेट निकाल लेंगे। ड्यू डेट तो आपको निकालनी आती है, जो भी मंथ होता है, ठीक है ना, उससे नेक्स्ट मंथ की 20th डेट आ जाती है, तो ड्यू डेट निकाल लेंगे इसकी। तो ड्यू डेट आ गई यहाँ पे 20 अप्रैल, और फिर ये लिख देंगे प्रोविजन वेयर सेल्फ असेस्ड टैक्स इज नॉट पेड विद इन 30 डेज पेनल प्रोविजन, ये प्रोविजन होगा आपका। फिर यहाँ आ जाते हैं, टैक्स पे कितना नहीं किया 90,000, उसका 10% कितना होता है दोस्तों 9,000 और 10,000 बीच एवर इज हायर, यानी कि पेनल्टी कितनी लग सकती है इसके ऊपर 10,000। लेकिन पेनल्टी लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, लेकिन 45,000 पेनल्टी थोड़ी लग जाएगी, नोट करेक्ट, गलत बात है ना, गलत बात। तो डिपार्टमेंट करेक्ट नहीं है, 45,000 नहीं लग सकती, हाँ हायर लगेगी 10,000, ये ठीक है। ये इतना सा आंसर देना था और फ्री के नंबर यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। तो 8 हो गया अपना, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4। चलिए 4 की बात करते हैं दोस्तों और 4 की बातें करते हैं। ए पर्सन इज चार्जेबल विद टैक्स इन केस ऑफ फ्रॉड, सेक्शन 73 अदर देन फ्रॉड की बात करता है। अदर देन फ्रॉड, ठीक है, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सुप्रेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है ना, अगर अदर देन है इन तीन चीजों को छोड़कर सेक्शन 73, और अगर ये तीन चीजों में से कोई भी है तो सेक्शन 74। तो यहाँ पे सेक्शन 74 पकड़ लो। ही डिसाइडेड टू पे द अमाउंट ऑफ डिमांड अलोंग विद इंटरेस्ट बिफोर इशू ऑफ नोटिस, अगर बिफोर इशू ऑफ शे कोस्ट नोटिस है तो भी 15% की पेनल्टी लगेगी। आइए बात करते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यस, पर्सन चार्जेबल विद टैक्स शैल हैव एन ऑप्शन टू पे द अलोंग विद द टैक्स, ठीक है ना, इंटरेस्ट इक्वल टू पेनल्टी जरूर लगेगी ऑन सच पेमेंट। नो नोटिस शैल बी इशूड विद रिस्पेक्ट टू टैक्स सो पेड, ठीक है। तो ये बात बोल रहा है कि जो आप पेमेंट कर दोगे अगर टैक्स का इंटरेस्ट के साथ वगैरह, ठीक है, तो पेनल्टी तो लगेगी आपके ऊपर 15%। क्यों? क्योंकि आप 74 में फॉल कर रहे हो, है ना। बिफोर इशू ऑफ कोस्ट नोटिस इफ यू पेड द टैक्स अमाउंट देन ऑल्सो एप्लीकेबल टू द पेनल्टी 15%। क्वेश्चन नंबर 4 डन। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर एनी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब, ठीक है ना, फॉर एडजुडिकेशन, ठीक है ना, ऑफ द केसेस, ठीक है, केसेस अंडर द सीजीएसटी एक्ट, इफ यस डिस्कस द सेम। कुछ भी नहीं है भाई, सेक्शन 73 74 मांग रहा है कुल मिला के। आप देखोगे ना तो आप कहोगे कि क्या मजाक चल रहा है, मजाक ही चल रहा है दोस्तों। देखो सेक्शन 73 लिखना है और सेक्शन 74 लिखना है, बस बात खत्म, ठीक है, लिख दो और कुछ मत करो। पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है, सिर्फ टाइम लिमिट की बात हुई है तो टाइम लिमिट वाला लिख देना,
पेनल्टी वाले की क्या करोगे लिख के, ठीक है। चलिए आगे चलते दोस्तों। डिस्कस द ब्रीफली टाइम लिमिट, अगेन फिर 73 74 लिखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो अगेन फिर से सेक्शन 73 सेक्शन 74 लिख रहा है, ठीक है ना। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ क्या है इसके अंदर, कुछ है भी। आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे तो यहाँ क्लियरली मेंशन है सेक्शन 76, ठीक है ना। तो यहाँ सेक्शन 76 लिख दो दोस्तों, ठीक है ना। तो सेक्शन 76 और बाकी उस तरीके से जिस तरीके से आंसर पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन हमने भी पढ़ा था 76, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा और बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। और चीज़ें मैं खुद अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पर मैं खुद बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं अच्छे अच्छे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके वीडियो मैं देखता हूँ, ठीक है ना। तो सबको पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सर आप लोगों की वजह से आप लोग जो कंटेंट डिलीवर करते हो, ठीक है ना, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अस, और वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो वही उसी तरीके से जब मैं नोट्स बनाता हूँ वही नोट्स मेरे को लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, डिस्कस कर लूँ, ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँ। देयर आर सो मैनी पर्सन जो ऑफिस में जाते हैं मुझे, और बहुत सारे लोग जो जिनकी शादियां भी हो गई हैं और अभी अटेम्प्ट अटके पड़े हैं, ठीक है ना। तो उन्हें मेरे को कॉल भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि ऐसे ऐसी बात है और ऐसे, ठीक है ना। तो भाई आप जरूर मेहनत करें, ठीक है ना, और करते रहें मेहनत, है ना, क्योंकि हमारे जैसे लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो करनी है ही है। मैं भी साथ में जॉब करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कहानियां हैं, कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। मैं 1 महीने के अंदर अंदर 40,000 के आसपास व्यूज आ गए हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब और कमेंट आप लोगों के मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि यार एक संडे जिस दिन मुझे छुट्टी मिली है, भले ही ये पूरा संडे मैं अभी देखो घर से बाहर भी नहीं गया हूँ कुछ भी, और मतलब संडे को ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।